हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान मॉडल सेट का है। 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप है, तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। टोटल आपका है यहाँ पे 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने भाई को इस तरह से सपोर्ट और प्यार जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्व औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को बनाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, औद्योगिकीकरण का इतिहास प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकीकरण के इस चरण को पूर्व औद्योगिकीकरण कहते हैं। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दूसरा नंबर, 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी के निरंतर बढ़ने के किन्हीं 4 कारण बताइए। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को लिखते हैं। तो हम लोग इसका आंसर को इस प्रकार लिख सकते हैं, लंदन की आबादी के फैलने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, लंदन इंग्लैंड की एक प्रमुख बंदरगाह थी, जहां पर काम करने के लिए गांवों से बहुत बड़ी संख्या में लोग आया और यहीं बस गए। दूसरा कारण है, लंदन की गद्दी के अतिरिक्त प्रमुख रूप से 5 तरह के बड़े उद्योग में बहुत सारे लोगों की काम मिला हुआ था। ये उद्योग थे परिधान जूता उद्योग, लकड़ी व फर्नीचर उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई और स्टेशनरी उद्योग तथा शल्य चिकित्सा उपकरण व घड़ी जैसे सटीक माप वाले उत्पादों और कीमती वस्तुओं की चीजें बनाने वाले उद्योग। तीसरा कारण था, लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरणों का भी उत्पादन होने लगा और विशाल कारखानों की संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि शहर की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में सिमट गई। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता बताइए। तो इसका हम लोग इस आंसर को इस प्रकार तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, समान विशेषता। भारत और बेल्जियम दोनों में मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों लोकतांत्रिक देश है। दोनों देशों में केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज़्यादा ताकतवर है। दोनों में त्रिस्तरीय सरकार है। भिन्न विशेषता, भारतीय संघ में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे जम्मू कश्मीर का अपना कानून है, परंतु बेल्जियम में ये सभी राज्यों के अधिकार समान है। बेल्जियम की तरह भारत में विभिन्न संघ एवं स्वयं आकर किसी राज्य या केंद्र से जुड़े नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत पहले का क्वेश्चन था, यानी यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, कैसे। तो आइए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। तो इसका उत्तर को हम लोग इस प्रकार लिखने का प्रयास करेंगे, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्नलिखित कारणों से उज्जवल है। पहला पॉइंट, भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। दूसरा, इसमें सौर ऊर्जा के दोहन करने की भारी संभावनाएं हैं। तीसरा, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल दिया जाता है। चौथा पॉइंट है,
ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है। और 5वां पॉइंट है, सौर ऊर्जा संयंत्रों को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। यह पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर को लिखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस टाइप का हर एक वीडियो को अपलोड करता रहूँगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा है, मुद्रा की परिभाषा लिखें। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को लिखते हैं। तो इसका उत्तर है मुद्रा, करेंसी, पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग किए जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मसलन भारत में रुपया वो पैसा मुद्रा है। इस तरह से आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर में है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को देखते हैं। तो इसका उत्तर को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया जाता है तथा बाजार की शक्तियों को इसका निर्धारण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सामान्य अर्थों में यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकारी नियमों तथा कानूनों को पूंजी, श्रम तथा व्यापार में शिथिल कर देना, सरकारी उपकरणों का निजीकरण यानी सार्वजनिक कंपनियों के निजी कंपनियों के हाथों में बेच देना, आयात शुल्क में कमी करना ताकि विदेशी वस्तुएं सुगमतापूर्वक आयात की जा सके शामिल है। तो इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर कीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये भी आपका टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है। तो चलिए हम लोग पहला विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को देखते हैं। तो हम लोग इसका उत्तर को इस प्रकार लिखेंगे, पहले विश्व युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति उत्पन्न कर दी थी। तो पहला कारण है, ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों में रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। दूसरा, युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते जैसे घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे, बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। इस तरह से आप लोग इसका उत्तर को कीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को करते हैं इस प्रकार से। तो इसका उत्तर को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहला पॉइंट, राजनीतिक दलों के सामने सबसे पहली चुनौती है कि लोकतंत्र में केवल कुछ नेताओं के हाथों में ही सारी ताकत है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श लिया जाए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राजनीतिक दलों में नियमित बैठक नहीं होती और न ही इसके आंतरिक चुनाव होते हैं। वे कार्यकर्ताओं से सूचना साझा नहीं करते हैं और इसका हानिकारक परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है। ये पहला पॉइंट है चुनौतियों का।
दूसरा पॉइंट है, अधिकतर नेता राजनीतिक में ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने करीबी रिश्तेदारों और नज़दीकी सदस्यों को स्थान दे देते हैं। इस प्रकार यह स्थिति सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय की स्थिति होती है। यह पूरी तरह से लोकतंत्र के विरुद्ध है। कई बार देखा जाता है कि अनुभवहीन लोग ऊंचे ऊंचे पड़ाव पर आसीन होते हैं। भारत की राजनीति में यही प्रवृत्ति प्रचलित है। तीसरा पॉइंट है, कई बार राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए धन और बल का भी प्रयोग करते हैं। इसके लिए वे अपराध और अपराधियों का भी सहारा लेने से भी परहेज नहीं करते। साथ ही वे किसी धनवान व्यक्ति और कंपनी के प्रभाव में भी आ जाते हैं, जिससे दल को उस व्यक्ति विशेष और कंपनी के अनुसार नीतियां निर्धारित करनी पड़ती है। इस तरह के कार्य लोकतंत्र के विकास को रोकते हैं और दल के भीतर अच्छे नेताओं के महत्व को कम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट, आज के युग में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता जा रहा है। दलों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति है। भिन्न भिन्न पार्टियों की नीति व सिद्धांत भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु आजकल बड़ी राजनीतिक पार्टियों की नीतियों में बहुत कम अंतर रह गया है। जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तथा बहुजन समाजवादी पार्टी आदि की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अतः जनता के लिए विकल्पों का इस तरह से इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चौथा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है? तो आइए हम लोग इसका उत्तर को देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, लोकतंत्र में सरकार को तानाशाही की तुलना में सरकार का एक बेहतर रूप माना जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाना है। एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है और उनके कल्याण के लिए काम करती है। यह अस्पृश्यता और लैंगिक पक्षपात जैसी भेदभावपूर्ण परंपराओं को पुनर्जीवित करके इस समानता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र का उद्देश्य समाज के हाशिए पर पड़े और पिछड़े वर्गों का उत्थान करना है, ताकि वे दूसरों के बराबर आ सके। एक लोकतांत्रिक सरकार संविधान का पालन करते हुए व्यक्ति की गरिमा और अधिकार और स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर को कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 5वां नंबर में, प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास के कारणों को लिखें। तो आइए हम लोग इसका उत्तर को लिखते हैं। तो वनस्पति जात और प्राणी जात किसी क्षेत्र विषय में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। प्राणी जात किसी क्षेत्र विषय में पाए जाने वाली जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। इस तरह से आप लोग इसका उत्तर को लिखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 6ठा नंबर, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस प्रकार मध्यस्थता प्रदान करता है? तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को लिखते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, बैंक अपनी जमा राशि का केवल एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की भारी मांग रहती है। बैंक जमा राशि का लोगों के ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, यानी जमाकर्ता, एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं।
बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों के लिए लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। इस तरह से आप लोग इसका उत्तर को लिखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को देख लेते हैं इस प्रकार। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को देखते हैं। तो इसका उत्तर है इस प्रकार, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है, साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेशी भाग का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स के कार संयंत्र में केवल भारत के लिए कारों का निर्माण नहीं होता, बल्कि अन्य विकासशील देशों को कारों और विश्व में अपने कारखाने के लिए कार के पुर्जों का भी निर्यात होता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तु और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण में वृद्धि हुई है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर को लिखिएगा दोस्तों। तो इसका उत्तर को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, कंपनियां प्रायः विश्व में ऐसे स्थानों की तलाश में रहती है जहां उनके उत्पादन की लागत कम हो ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। ख नंबर में, ख पॉइंट में, विभिन्न देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी वृद्धि हुई है। ग में है, विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होता है। ख का, इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों के बीच संबंधों को तेजी से बढ़ा रही है, साथ ही विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादों का भी तेजी से एकीकरण हो रहा है। इस प्रकार इसका उत्तर को लिखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ 3 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले नंबर का, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथों से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्यों? तो आइए हम लोग इसका उत्तर को देख लेते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है। पहला, जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वेतन गिर जाते हैं, इसलिए उद्योगपति को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसे कोई परेशानी नहीं है। उन्हें ऐसी मशीनों में भी कभी दिलचस्पी नहीं थी जिसके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए, वह जिन पर बहुत ज़्यादा कर्ज चाहने वाले हो।
दूसरा पॉइंट है, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों और शराबखानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। इस दौरान उन्होंने ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूर की दरकार रहती थी। तीसरा पॉइंट है, बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई व सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। चौथा पॉइंट है, बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खासकर आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत थी। नेक्स्ट पॉइंट है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। हाथों से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिजाइन अच्छा होता था। इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है? यह कितने तरीके से गठित होता है? इसकी विशेषता लिखिए। तो चलिए हम लोग इसका विशेषता को लिखते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। पहले पॉइंट में, यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा पॉइंट, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। तीसरा पॉइंट, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। चौथा पॉइंट, संविधान के मौलिक प्रावधानों का बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है। पांचवा पॉइंट, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। छठा है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। सातवां पॉइंट, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर को लिखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों के बीच आप विभेद कैसे करेंगे? तो आइए हम लोग इसका उत्तर को इस प्रकार लिखेंगे। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, संगठित क्षेत्र। पहला, यह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत है। दूसरा पॉइंट, रोजगार के मामले में नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, यह क्षेत्र में कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे आदि विभिन्न कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। असंगठित क्षेत्र। पहला पॉइंट, यह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है।
दूसरा, रोजगार के मामले में नियमित रूप से नहीं कर रहे हैं। तीसरा, असंगठित क्षेत्र के छोटे और बिखरी इकाइयां सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। इसमें नियम और कानून है लेकिन अनुपालन नहीं होता। इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर लिखेगा। और दोस्तों, वीडियो आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है, मेरा बताने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।